हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1, जो आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट 1 है, उसके बारे में। यूनिट 1 में भी जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, संकल्पना एवं विचार, वहां पे डिस्कस करेंगे। लास्ट आपने अगर लेक्चर देखे हैं तो मैंने आपको बताया है कि हम दो भागों में उसको डिवाइड करके चलेंगे। एक हम विचारों पे बात करेंगे, उसके थॉट्स आइडिया की बात करेंगे। दूसरे पे हम करेंगे जो आपका इतिहास वाला पोर्शन है कि इतिहास में कितना हमें डिटेल में पढ़ना है। आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर देखा है 2024 वाला, तो उसमें आपको सीधे सीधे दिख जाएगा कि कैसे डिटेल वाले क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपके इजी वाले क्वेश्चन आते हैं। हम दोनों चीजें कवर करते हुए चल रहे हैं, इसलिए हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक हम विचारों की बात कर रहे हैं और वहीं पे दूसरा हम क्या कर रहे हैं, डिटेलिंग में जो इतिहास में हम पढ़ते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने उसके विचार वाला जो पोर्शन है ऋग्वेद का, वो कंप्लीट कर लिया है। ऋग्वेद में कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर हैं, ऋग्वेद में जो आपका सूक्त है वो सूक्त क्या कहलाता है, आपका जो ब्रांचेस है ऋग्वेद की, हमने उनके बारे में पढ़ा। अष्टक क्रम क्या है, मंडल क्रम क्या है, हमने ये सारी चीजें देखी। उसके बाद हमने चालू किया इतिहास वाला पोर्शन। हमने देखा कि कैसे अलग अलग हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि आर्य ओरिजिनली कहाँ के थे। दयानंद सरस्वती कहते हैं वो तिब्बत के थे, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं वो नॉर्थ पोल के थे, वहां से भारत आए। हमने ये भी देखा पुरातात्विक साक्ष्य, बोगज कोई या कस्य अभिलेख, ये सब हमें मिलते हैं जो बताते हैं कि हमारे यहाँ जो आर्य थे उनका टाइम जो है वो क्या था। उसके अलावा ऋग्वेद जो है, पूरा का पूरा आपका ऋग्वेद 10 मंडल, वो हमें बताता है उस टाइम के बारे में, वहां के समाज के बारे में, वहां की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो उसी से हम सारी चीजें पढ़ते हैं। हम लास्ट लेक्चर में जितना कर चुके हैं, आप जाके वहां से जरूर शुरुआत करिएगा, तब आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। आज हम देख रहे हैं उसी के आगे कि आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र क्या था। हमने एक तो देखा कि आर्य जो है वो ओरिजिनली कहाँ के थे, अब भारत में वो कहाँ रह रहे थे, अब हम उसकी बात करते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश में अपना क्या किया, शुरुआत की बसने की। सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा था, स्टार्टेड सेटलिंग इन सप्त सैंधव। सप्त सैंधव में एक तो आपको मिलेगा सिंधु प्लस जितनी भी उसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां मतलब हम ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, सारे के सारे पीडीएफ हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। साथ ही साथ ये सारी चीजें आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा टेलीग्राम में, हमारी ब्राह्मी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको भी आप क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सप्त सैंधव क्यों बोला, सप्त सैंधव हमने इसलिए बोला कि जो सबसे पहले हमें मिलता है कि आर्य कहाँ पर रहे होंगे, हमें तो पता नहीं है ना, आज के टाइम पे तो कोई है नहीं जो बता दे कि यहाँ पे रहे होंगे। वो जो लिख कर गए, हमें उससे पता चलता है कि शायद इस वाले इलाके में वो रहते रहे होंगे। तो उन्होंने कुछ नदियों का वर्णन किया। कौन कौन सी नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, उसकी ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। उसके बाद जो आपका गंडक, घरघर, गोमल, स्वात, ये जो आपकी बाद वाली नदियां हैं, है ना, जो आपकी यमुना, गंगा, इनके पास मिलेगा आपको। तो उन कुछ नदियों के बारे में बताया। उसके बाद आपको काबुल, कुर्रम, ये अफगानिस्तान वाले इलाके में कुछ नदियां मिलेंगी। तो हमें ये पता चला कि चलो ये जो है आपका, यहाँ पे मैप में देखें, ये वाला जो इलाका है जहां पे आपकी सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं सारी की सारी, मतलब ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे ऊपर तो आपके हिमालय हैं, तो बहुत ऊंचे ऊंचे हिमालय हैं, वहां तो रहे नहीं होंगे, वहां के थोड़ा नीचे ही रहे होंगे। ये वाला जो इलाका है और ये जो अफगानिस्तान तक का इलाका है, इस इलाके में ये क्या करते रहे होंगे, निवास करते रहे होंगे, जहां पे सिंधु और सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज हैं। और साथ ही साथ में ये वाला जो इलाका है थोड़ा बहुत, जैसे कि आपको वहां पे गोमती दिख रही है ना, वहां पे आपको ये स्वात वैली भी दिख रही है, स्वात नदी दिख रही है। उसके अलावा एक आपको नाम कौन सा मिला यहाँ पे एक आपको मिला घग्घर। घग्घर देखिए, आज के टाइम पे, उस टाइम पे हम सरस्वती नदी की बात करते थे, आज के टाइम पे वो घग्घर हो गई, गोमती हो गई, ठीक है, गोमल। तो ये जो आपकी नदियां हैं, तो यहां तक आप मान के चल सकते हैं कि यहां तक जो है वो आपका कौन फैला हुआ था, आर्य रहते थे, निवास करते थे, क्योंकि उन्होंने इस वाले इलाके की नदियों की बात की है। अफगानिस्तान की दो नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है यहाँ आपकी कुर्रम, एक तो है क्रुभु कुर्रम, दूसरा है यहाँ पे कुभा काबुल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में कि मैम हमें ये याद करना है क्या कि पहले
नदी का नाम क्या था? आज जो जैसे व्यास है, व्यास का पहले नाम विपाशा था, तो ऐसे पूछा जा सकता है क्या कि ऋग्वैदिक काल में व्यास नदी का नाम क्या था? तो अभी तक कभी नहीं पूछा गया और चांसेस भी कम है। लेकिन एक बार आप दिमाग में थोड़ा ऐसे ट्रिक के माध्यम से किसी भी चीज से याद जरूर कर लीजिएगा। जैसे विपाशा को तो आप विपाशा बसु से कर सकते हैं ना, विपाशा व्यास, और वैसे भी यहाँ पे भी विपाशा है और यहाँ पे भी व्यास है, तो वी भी मैच कर रहा है, आप उससे भी कर सकते हैं। शतुद्री और सतलज, यहाँ पे भी सा है और सा है, एस है दोनों में, आप उससे याद कर सकते हैं। परूषणी जो है, परूषणी रावी नदी जो है, वो आप अभी बार बार पढ़ेंगे दशराग युद्ध में। मतलब यहाँ पे एक युद्ध होता है इस नदी के किनारे, दशराग युद्ध बोलते हैं उसको। तो वो किस नदी के किनारे हुआ था? परूषणी नदी के किनारे। परूषणी नदी आज की कौन सी नदी है? तो रावी नदी। तो ये आप बार बार पढ़ते हैं, तो ये इससे भी आपको याद हो जाएगा कि हमारा जो पुरुष है, पुरुष कौन है? परूषणी का तो आप पुरुष कौन है? रवि पुरुष है, ठीक है, इससे भी बना सकते हैं। फिर हो गया अस्किनी, अस्किनी का हो गया चिनाब। चिनाब का आप क्या कर सकते हैं? चिनाब कर सकते हैं नाब। जब हम नाव में बैठ के जाते हैं, किसके साथ? अश्किनी के साथ। हम मतलब या आशिकी करते हैं, नाव में बैठ के जाते हैं, तो अश्किनी का आप आशिकी भी बना सकते हैं। नाव में बैठते हैं, इमेजिन भी अच्छे से हो जाएगा कि नाव में बैठे हैं, आशिकी कर रहे हैं। पुरुष जो है वो कौन है? रावी है, तो रवि पुरुष हो गया। वितस्ता, तस्ता हो गई झेलम। वितस्ता मतलब तस्ता का आप बना सकते हैं रास्ता, रास्ते भर उसको झेलना पड़ गया, तो रास्ता, वितस्ता, झेलम, आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि पूछे, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि नहीं पूछ सकता, पूछ भी सकता है, तो आप दिमाग में कहीं ना कहीं रखिएगा, ठीक है। पुरुष है अपना रवि, उसके अलावा विपाशा, वी और वी से हो गया, एस फॉर सतुद्री, एस फॉर सतलज, इससे हो गया। पुरुष जो है रवि हो गया। अस्किनी जो हमारा आशिकी है, कहाँ चल रही है? नाव में चल रही है, तो चिनाब। वितस्ता का आप रास्ता कर सकते हैं, रास्ता जो है रास्ते भर हमें झेलते हुए जाना पड़ता है, तो झेलम, ठीक है। और ये क्रुभु, कुर्रम, कुभा, काबुल, ये पूछने के चांसेस कम है क्योंकि अफगानिस्तान वाले इलाके की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी याद रखिएगा यहाँ पे के और के, इससे भी आप याद कर सकते हैं ना। क्रुभु, कुर्रम, इसमें भी आपका थोड़ा खतरनाक नाम लग रहा है, इसमें भी आपका रा जो है 2 बार आ रहा है आधे रा के साथ। क्रुभु, कुर्रम। जो सिंपल वाला है जो है कुभा, कुभा के साथ हो गया काबुल। के कैसे आप यहाँ पे भी मैच कर रहे हैं, तो इसमें भी के आ रहा है, इसमें भी के आ रहा, ठीक है। इसके अलावा यह हो गया आपका दृशद्वती। याद रखिएगा ये आपको मतलब उस टाइम पे जो नाम है, अभी आपको पता है कि सरस्वती नदी हमें नहीं मिलती है, हमें घग्गर मिलती है, तो उस टाइम पे आपको दृशद्वती नाम की भी एक क्या मिलेगी? नदी मिलेगी, है ना। सरस्वती नाम भी मिलता है, तो याद रखिएगा दृशद्वती, या फिर ये याद रखिएगा कि यहाँ पे दृश्य, दृश्य जो है अभी कौन सी नदी हमें दिखती है दृश्य रूप में? है घग्गर, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दृशद्वती का आपका हो गया दृश्य, कि अभी हमें दृश्य रूप में कौन सी नदी दिख रही है, तो वो दिख रही है घग्गर। सदा नीरा, सदा नीरा, सदा पानी किसमें रहता है? गंडक नदी में रहता है, ठीक है। तो गंडक में क्या रहेगा? सदा नीरा, सदा नीरा, सदा पानी रहेगा, सदा नीरा हो गई गंडक। गोमती, गोमल, ये तो आपको दिख ही रहा है कि गोम गोम, इसमें दोनों में कॉमन है, गोमती गोमल मैच करता हुआ। फिर सुवास्तु का हो गया स्वात, ये भी आपका मैच करता हुआ है, सुवास्तु स्वात। तो ये हो गए आपकी नदियां जो कि हमें ऋग्वेद में मिलती हैं। ऋग्वेद में आपको एक नदी सूक्त मिलेगा, याद रखिएगा कौन सा मिलेगा? नदी सूक्त। इसका भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हमारे 25 नदियों का वर्णन मिला हुआ है, और इन्हीं नदियों से हमें पता चलता है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो शुरुआती दौर में कहाँ रहे होंगे? सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है। आपके पंजाब वाला इलाका हो गया, आपका जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला थोड़ा बहुत इलाका मान सकते हैं, वैसे वो तो ठंडा इलाका था, पाकिस्तान वाला इलाका हो गया, और अफगानिस्तान वाला इलाका, तो ये पूरा इलाका आप कवर करके चलेंगे। फिर आता है आपका ऋग्वैदिक आर्यों की पश्चिमी सीमा जो थी, मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पे पश्चिमी सीमा की बात करें, तो जो आपकी वेस्टर्न बाउंड्री है, पश्चिमी सीमा है, वो कौन सी थी? अफगानिस्तान का पूर्वी भाग, मतलब ये हो गया आपका अफगानिस्तान, और ये उसका पूर्वी भाग, ठीक है। समझ में आ रही ना आपको? डायरेक्शन तो मेरे ख्याल से पता ही होगी। द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस वाज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। सीधी बात है, अफगानिस्तान ये पूरा इलाका है, तो इधर ईस्ट वाला जो पार्ट है वो हमारे ऋग्वैदिक आर्यों की वेस्टर्न बाउंड्री, पश्चिमी जो सीमा है वो रही होगी, ठीक है। उसके बाद हिमालय पर्वत का नाम हिमवंत मिलता है, मतलब अब हम बात ही कर रहे हैं कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास था, तो सीधी बात है हिमालय के बारे में भी जानते रहे होंगे। हिमालय के लिए उन्होंने हिमवंत यूज किया। उसके अलावा एक और हिमालय की चोटी का नाम यूज किया है, जिसको बोला है मूजवंत, जहां पे सोम के लिए, सोम जो आपकी वनस्पति है वो मिलती थी।
तो हमें ये भी पता चलता है कि हिमालय के बारे में ऋग्वैदिक आर्यों को पता था, ठीक है। हिमवंत बोलते थे, मूजवंत जो है हिमालय की किसी चोटी को बोलते थे जहां सोम वनस्पति मिलती थी, सोम रस का पान करते थे। हमने ये देख ही लिया कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपको यहाँ पे द हिमालयन माउंटेन इज नेम्ड हिमवंत, देयर वाज अ पीक इन द हिमालयाज कॉल्ड मूजवंत व्हिच वाज फेमस फॉर सोमा, ठीक है। बाद में आर्यों ने कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो आपका पाकिस्तान और पंजाब वाला इलाका है धीरे धीरे हरियाणा की तरफ बढ़ रहे हैं और उस वाले इलाके में भी कब्जा करेंगे। हमें कैसे पता चला कि ये जो है बाद में आते हैं हरियाणा साइड या गंगा के मैदानों साइड? क्योंकि ऋग्वेद में शुरुआती दौर में आपको गंगा का सिर्फ 3 बार वर्णन मिलता है, 1 बार, यमुना का 3 बार वर्णन मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वहां तक अभी ये लोग नहीं पहुंचे थे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट नदी सिंधु है, सबसे पवित्र नदी जो है वो है सरस्वती। तो ये आपको दिखेगा कि कुरुक्षेत्र में बाद में धीरे धीरे कुरुक्षेत्र वाले रीजन में बढ़ते हैं। जब वो कुरुक्षेत्र वाले रीजन में एरिया में बढ़ते हैं उस क्षेत्र का नाम होता है ब्रह्मावर्त। अब आप अलग अलग नाम देखेंगे, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश और यहाँ पे मध्य देश। जो शुरू में आपका भारतवर्ष एक टॉपिक मिलेगा वहां पे भी ये टॉपिक सारे आप पढ़ते हैं। मैंने इसलिए वहां पे नहीं बताया क्योंकि आप यहां से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसे ही आर्य एक इलाके के सब सैंधव वाले इलाके से आगे बढ़ते हैं तो जब कुरुक्षेत्र वाले इलाके में पहुंचेंगे तो वो पूरा एरिया क्या कहलाएगा? ब्रह्मावर्त। उसके बाद जब वो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में कब्जा कर लेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, उस वहां पे कबीले हैं, याद रखिएगा आर्य क्या है? कबीले टाइप के हैं। मतलब आपको इमेजिन करना है कुछ लोग जो कि कुछ कबीले में रहते हैं, अपना सामान उठाया और फिर आगे बढ़ गए और ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। तो गंगा दोआब वाले क्षेत्र में जब ये आगे बढ़ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तब हम बोलते हैं ब्रह्मर्षि देश। तो ये हमारा फिर क्या कहलाता है? ब्रह्मर्षि देश। सप्त सैंधव यहाँ पे फिर ब्रह्मावर्त, फिर ब्रह्मर्षि देश। उसके बाद हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का क्षेत्र जब कब्जा कर लेंगे तो उसको हम बोलेंगे मध्य देश। वैसे मध्य वाला इलाका है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? मध्य देश। तो यहाँ पे लेटर द आर्यन कैप्चर द एरिया नियर कुरुक्षेत्र एंड नेम द एरिया ब्रह्मावर्त। ही कैप्चर्ड द दोआब ऑफ गंगा यमुना एंड नेम द एरिया ब्रह्मर्षि देश। फिर आफ्टर दिस ही कैप्चर्ड द एरिया बिटवीन द हिमालयाज एंड ही की जगह आप दे कर सकते हैं यहाँ पे, दे कैप्चर्ड द एरिया बिटवीन द हिमालयाज एंड विंध्याचल माउंटेन्स एंड नेम्ड इट मध्य देश। यहाँ पे मैंने मैप इसीलिए लगाया हुआ है जिससे आप देखें कि ये आगे कैसे बढ़ते हैं। पहले हमने बात की इस वाले इलाके में, यहाँ पे क्या हो गया? सप्त सैंधव, ठीक है, सिंधु नदी के पास थे इसलिए हम सप्त सैंधव प्रदेश बोलते थे। जब ये बढ़ते हैं इस वाले इलाके में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे ब्रह्मावर्त, ठीक है, ब्रह्मा जी का वर्त, ब्रह्मावर्त बोलेंगे। जब हम बोलेंगे गंगा यमुना दोआब वाले इलाके तक पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा ब्रह्मर्षि देश, ठीक है। ये ब्रह्मा के साथ ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मा के साथ यहाँ पे वर्त है, ब्रह्मावर्त, फिर ब्रह्मर्षि देश। तो ब्रह्मर्षि देश आप मानेंगे गंगा वाले इलाके में जब हम पहुंच जाएंगे, गंगा यमुना दोआब वाले इलाके में, तब हम ब्रह्मर्षि बोलने लग जाते हैं, ठीक है, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि। अब यहाँ पे आपको क्या मिलता है? ये मिलता है आपको विंध्याचल। तो विंध्याचल के ऊपर हिमालय से विंध्याचल वाला जो इलाका है, ये पूरा इलाका जब कैप्चर कर लेंगे तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे मध्य देश। तब इनका नाम पड़े, तब मतलब इस इलाके को वो बोलेंगे मध्य देश, ठीक है। हम ये आर्यों के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं ना, वो कैसे कैसे आगे बढ़े होंगे। अगर आपसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए पूछा जाता है आपसे कि जो आपके आर्यंस हैं वो सबसे पहले किस वाले इलाके में थे, तो आप बोलेंगे सप्त सैंधव। उसके बाद आप बोलेंगे कि फिर उसके बाद किस वाले इलाके में थे, तो फिर ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त के बाद ब्रह्मर्षि देश और फिर मध्य देश। ऐसे करते करते बहुत एरिया में वो क्या करते हैं? फैल जाते हैं, ठीक है। नदियों के बारे में हमने देख लिया और इलाके के बारे में देख लिया। फिर क्या आता है? फिर आता है आपका मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यद्वती। ये हमने आज के टाइम पे कौन सी देखी थी? घग्घर, ठीक है। तो ये घग्घर नदी, सरस्वती और घग्घर नदियों के बीच प्रदेश को जो है, ये आपका प्रदेश है, ये प्रदेश जो है ये प्रदेश जो है उसको क्या बोला है? ब्रह्मावर्त बोला है। मतलब ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मावर्त जो है आपको हर जगह एक ही जगह, मतलब हर जगह अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग, जैसे मनुस्मृति की बात करें, ऋग्वेद की बात करें, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एरिया को बोला गया है। जैसे आपको देखा गया कि जो आपका ऋग्वेद वाला इलाका है, ऋग्वेद जो है उसमें क्या बोला गया? ब्रह्मावर्त, जो कुरुक्षेत्र वाला इलाका है।
मनुस्मृति की बात करें अगर, तो मनुस्मृति में कौन सा ब्रह्मावर्त वाला इलाका है? जो आपका सरस्वती और घग्गर वाला इलाका है। मतलब यहाँ पे हम बात करें, मैप में एक बार आप देखेंगे, इस वाले इलाके की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने ब्रह्मावर्त बोला है। तो ऐसे जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाने के चांसेस कम है, ये भी याद रखिएगा। ओवरऑल याद रखिएगा ब्रह्मावर्त हम किस एरिया को बोल रहे हैं, कुरुक्षेत्र और आपका सरस्वती दृश्यदती नदियों वाला इलाका। आपके ऋग्वेद में पर्वत कौन कौन से वर्णित हैं? तो हमें हिमवंत मिलता है हिमालय के लिए, उसकी चोटी मूजवंत हो गई, आर्जिक हो गया और सुषोम हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे कि नाम आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। एक तो सुषोम से रिलेटेड है और एक आर्जिक, मतलब यहाँ पे मतलब आजीवक या आजीक ऐसा कुछ करके आप नाम याद कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड आपको कुछ नाम मिला है, ठीक है। या अजीत भी कर सकते हैं कि अजीत नाम से कुछ मिला, आर्जिक हो गया, सुषोम हो गया, सुषोम किसी का नाम है, हिमवंत मूजवंत ये तो आपको याद हो ही जाएगा, ये इजी है याद करना। फिर आता है मरुस्थल। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया है और ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो वहां पे ऐसे शब्द पूछे गए हैं कि जैसे आपका पणि शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ है, सेम ऐसे ही पूछ सकता है ये जो आपका धन्व शब्द है ऋग्वेद में किसके लिए यूज हुआ है, तो याद रखिएगा मरुस्थल के लिए। मरुस्थल में आपको रिलेट करना है किससे, आपकी जो रेत है उससे। रेत बहुत सारी आप देखेंगे और वहां पे आप देखेंगे कि रेत में हम कितना भी धन लेकर जाएं, जब पानी नहीं है तो नहीं है, लोग वहां पे नहीं दिख रहे तो नहीं दिख रहे, आपका धन काम नहीं आएगा तो धन हो जाएगा। इसलिए अगर आप मरुस्थल में रेत वाले इलाके में गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो हालत बहुत खराब होगी, चाहे आपके पास कितना भी धन हो या धन हो, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, डेजर्ट, द वर्ड धन्व हैज बीन यूज्ड फॉर डेजर्ट इन ऋग्वेद, ठीक है। अभी हम बहुत सारे वर्ड पढ़ेंगे, जैसे आपके गाय के लिए कौन सा है, युद्ध के लिए कौन सा वर्ड है, तो याद रखिएगा मरुस्थल के लिए कौन सा वर्ड है, धन्व। फिर यहाँ पे ऋग्वेद में वर्णित नदियां, तो आपको नदी सूक्त मिलेगा, नदी सूक्त में 25 नदियों का वर्णन है। सिंधु जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। हमें कैसे पता चला कि सिंधु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छा, ये भी तो क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए ना नॉर्मली, कि हमें कैसे पता चला कि सिंधु आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंधु का क्या है, सबसे ज्यादा बार क्या मिला है, हमें वर्णन मिला है। उसके साथ साथ सिंधु का नाम जो है वो मिला है हिरण्यनी, ठीक है, हिरण्यनी मिला है हमें नाम सिंधु नदी का। तो आप किससे याद करेंगे, हिरण से याद करेंगे, ठीक है, सिंधु नदी का, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छे से हमारी सिंधु नदी चलती है, तो हमने हिरण की चाल से रिलेट कर रखा है, या ऋग्वैदिक पीरियड के लोगों ने हिरण से रिलेट कर रखा है सिंधु नदी को, आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आता है सबसे पवित्र नदी, वो है सरस्वती। अब ये कैसे पता चला कि सबसे पवित्र नदी मानते थे सरस्वती नदी को, क्योंकि सरस्वती नदी के लिए वर्ड यूज हुआ है नदी तमा, मतलब नदियों की माता। अब माता है तो सबसे ज्यादा पवित्र तो होगी, तो नदियों की माता नदी तमा, ठीक है, नदी तमा, तमा याद कर लीजिएगा, माता के लिए यूज हुआ है, नदी तमा, नदी की माँ कौन है, सरस्वती है, नदियों की माँ सरस्वती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा पवित्र है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, नदी तमा के अलावा अग्रवती, कविता की देवी, बुद्धि को तीव्र करने वाली कहा गया, मतलब जैसे आज के टाइम पे हम कहते हैं गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे, आप बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे। उस टाइम पे ऋग्वेद के टाइम पे सरस्वती नदी के लिए बोलते थे कि आपको वो बुद्धि देंगी, आपको क्या करेंगी, कविता की देवी हैं, उसके अलावा नदियों की माता है, तो वहां पे जाके आप स्नान करिए। तो ये सरस्वती नदी के लिए चल रहा था, ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, नदी तमा। याद रखिएगा, ये जो आपका नदी तमा शब्द है पूछा जा सकता है किस नदी के लिए उपयोग में आया है, आपके ऋग्वेद में, ठीक है। सिंधु जी के लिए क्या आया है, हिरण, हिरण की चाल से हमने रिलेट किया है सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को हमने माता माना है, नदियों की माता नदी तमा, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर सरयू नदी जो कि गंगा नदी की सहायक थी, इसका भी वर्णन आया है ऋग्वेद में। अच्छा, जो भी गंगा नदी आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी बह रही है, तो उसके पहले वाली जो भी नदियां हैं, जैसे यमुना हो गई, सरयू हो गई, ये तो हमें पता रहेगी ना, क्योंकि गंगा नदी के पहले बहती है, ठीक है। तो यमुना नदी के बारे में इसलिए 3 बार वर्णन मिलता है, गंगा नदी बाद में आती है उससे, इसलिए हमें सिर्फ एक ही बार वर्णन मिल रहा है। अब सरयू नदी जो कि गंगा की ही सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, ऋग्वेद के अनुसार संभवतः यदु और तुर्वस, अभी आपको दिखेगा यदु और तुर्वस दो क्या हैं, 2 कबीले हैं। अभी हमने पंचजन पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, पंचजन मतलब 5 अब कबीले मान लीजिए, 5 कबीले जो है इसी नदी, उसमें से भी यदु और तुर्वस ने इसी नदी के किनारे चित्ररथ और अर्ण को पराजित किया था,
तो यहाँ पे आप देखिए कबीलों में आपस में लड़ाई तो होगी ही, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट होगा, उसी के लिए हमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो आपका यदु और तुर्वस है जो कि एक साथ आके लड़ाई भी करते हैं आपके भरत कबीले से। अभी हम देखेंगे दशराग युद्ध में कि ये दोनों साथ में लड़ रहे होते हैं। तो ये एक और युद्ध करते हैं यदु और तुर्वस, किसके खिलाफ? चित्ररथ और अर्ण के खिलाफ। किस नदी के किनारे? तो सरयू नदी के किनारे। तो हमें एक ऐसा क्या मिलता है ऋग्वेद में आख्यान मिलता है। उसके बाद यहाँ पे यमुना नदी जो है 3 बार वर्णन, गंगा नदी का 1 बार वर्णन आया है, ये याद रखिएगा। समुद्र जो है इसमें 4 समुद्रों का उल्लेख है। अच्छा, जरूरी नहीं है 2 मंत्रों में 4 समुद्रों का उल्लेख है, जरूरी नहीं है हम समुद्र वाले इलाके की ही बात कर रहे हो। शायद ऐसा हो कि बहुत बड़ा पानी वाला इलाका मिल गया हो तो ऋग्वैदिक जो लोग हैं, आर्य हैं, उन्होंने बोला हो कि समुद्र है, इसीलिए वो 4 समुद्रों की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं सोचना है कि उस टाइम पे 4 समुद्र कैसे रहेंगे, अभी के टाइम पे तो 3 ही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी बड़े पानी वाले इलाके को उन्होंने समुद्र माना हो। ठीक है, ये हो गया आपका यमुना रिवर मेंशन्ड 3 टाइम्स इन द ऋग्वेद और गंगा जो है मेंशन्ड वंस। उसके अलावा सरयू रिवर के किनारे जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद परहैप्स यदु एंड तुर्वस had defeated चित्ररथ एंड अर्ण on the bank of this river। तो सरयू नदी के किनारे किसको हराया था? जैसे हम परुष्णी नदी के किनारे युद्ध की बात करते हैं, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि आपके यदु और तुर्वस ने चित्ररथ, यहाँ पे चित्र को और अर्ण को पराजित किया था सरयू नदी के किनारे। ठीक है, ये आपका एक फैक्ट हो जाएगा। अगर आता है कि समुद्र के बारे में पता था कि नहीं, तो बिल्कुल पता था। अगर आता है कि मरुस्थल के बारे में पता था कि नहीं, तो बिल्कुल पता था। धन वर्ड यूज कर रहे हैं ना, धन लेकर आप मरुस्थल में जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां हर जगह रेत ही रेत है, शॉपिंग कहाँ करोगे? कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं। फिर आता है आर्यों का संघर्ष। आर्यों का संघर्ष जो है, मतलब यहाँ पे स्ट्रगल की बात करते हैं। आर्य जैसे ही आएंगे, जिस भी एरिया में जाएंगे, जैसे हम भारत में बात कर रहे हैं कि वो सप्तसंधव में थे, फिर ब्रह्मावर्त में गए, ब्रह्मर्षि प्रदेश में गए, जहां भी जाएंगे तो वहां पहले से कुछ लोग तो रह रहे होंगे। तो वो जो लोग पहले से थे उनको क्या कहते थे? आर्य, अनार्य कहते थे, उनको दास कहते थे, उनको दस्यु कहते थे, जो लोग पहले से वहां पे थे। उनको जैसे खुद जो है वो गोरे होंगे और जो वो उनका कलर होगा वहां दास या दस्यु का वो काला रहा होगा, तो उसको उनको कृष्ण वर्ण का बोलते थे कि वो कृष्ण वर्ण के हैं, मतलब थोड़ा काले हैं। तो ऐसे जो है पहले से जो रह रहे थे भारत में, आपके ब्रह्मर्षि देश में या ब्रह्मावर्त में, उनके साथ इनका क्या चलता रहता था? खटपट चलती रहती थी। तो यहाँ पे आपको दिखेगा दास और दस्यु जो थे वो क्या थे? आर्यों के शत्रु माने जाते थे। ठीक है, जो अनार्य थे, दास दस्यु कहते थे, वो आपके आर्यों के शत्रु माने जाते थे। दस्यु को बोलते थे अनसा, चपटी नाक वाला, मतलब जो यहाँ के लोग रहे होंगे पहले से, उनको डिफाइन कैसे किया है ऋग्वेद में? उनको बोला है अनसा। अनसा मतलब नाक सा है ही कुछ नहीं, चिपटी सी नाक रहती है उनकी। अनसा, नाक सा कुछ है ही नहीं, चिपटी नाक है। अकर्मण, अकर्मण किससे हो गया? वैदिक कर्मों में विश्वास ना करने वाला, कि हम तो वैदिक कर्म में मानते हैं, जो विश्वास नहीं करता वो हो गया आपका दस्यु। ठीक है, इनको कहा जाता था। तो याद रखिएगा, दस्यु और दास को आर्यों का शत्रु माना जाता था, जो पहले यहाँ रहते थे उनको शत्रु माना जाता था। यहाँ पे फिर आपको मिलेगा पुरु कबीला। जैसे हमने पंचजन पढ़ा है, पंचजन में आपको एक पुरु कबीला मिलता है। पुरु कबीले को हम बोलते थे त्रास दस्यु। ऋग्वेद में पुरु कबीले के लिए क्या मिला है? त्रास दस्यु नाम का वर्ड मिला है, मतलब हम दस्यु लगाते थे उनके नाम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रास दस्यु। किसके लिए मिला है? पुरु के लिए मिला है। इंग्लिश वाले आप अपने हिसाब से पढ़ते चलिएगा, दस्यु कॉल्ड अनसा, अकर्मण। ठीक है, क्योंकि नॉट बिलीविंग इन वैदिक रिचुअल्स। फिर हो गया ट्राइब जिसका नाम था पुरु, नेम्ड पुरु, वाज नोन एज त्रास दस्यु। ये छोटे छोटे फैक्ट है, याद रखिएगा। वैसे भी पुरु कबीला, तुर्वस कबीला, पंचजन जो हैं वो आपके कैसे थे? मतलब इनमें से कुछ जो है आपके दस्यु में आते थे। ठीक है, पुरु आपका दस्यु में आता था, तो त्रास दस्यु बोलते थे। फिर यहाँ पे होता है आपका दशराग युद्ध, और ये आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परुष्णी नदी के किनारे होते हैं। परुष्णी मतलब आपका हो गया रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के किनारे होता है 10। अब यहाँ पे 10 राज्य क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 10 राजाओं के मध्य होता है। 10 राजा एक तरफ और एक राजा एक तरफ। एक राजा जो है वो किस कबीले का रहता है? वो रहता है भरत कबीले का। नाम क्या रहता है? नाम है आपका सुदास। ठीक है, और यहाँ पे आप स्टोरी जब देखते हैं कि वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 गुरु रहते हैं,
सुदास पहले विश्वामित्र के साथ रहेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद वशिष्ठ को गुरु बना लेंगे अपना। तो विश्वामित्र जाएंगे दूसरे तरफ, जो ये आपके अनार्य और आर्य कबीले हैं सबको इकट्ठा करेंगे और बोलेंगे चलो युद्ध करते हैं सुदास के खिलाफ। सुदास किस कबीले का है? भरत कबीले का, याद रखिएगा। जब ये जीत जाएंगे तो ये होगा कि सुदास ने इतने बड़े इलाके में जो आपके अनार्य आर्य कबीले थे सब पर अपना क्या किया है? प्रभुत्व जमा लिया है, मतलब इतने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। इसी कारण शायद हमारे भारत का नाम भारत पड़ा, इनके भरत कबीले के कारण। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भाई इतना बड़ा युद्ध जीता, इतना बड़ा इलाका जब इन्होंने जीता होगा तो शायद उनकी जो इंपॉर्टेंस है, महत्ता बढ़ गई होगी। इसी कारण शायद हमारे भारत का नाम भरत कबीले पर पड़ा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे जो सबसे मेन है कि 5 जो आर्य कबीले थे वो कौन कौन से थे? ये आपके 5 आर्य कबीले पंचजन हैं, जो आपने पंचजन याद किया था, यदु, पुरु, अनु, तुर्वश और द्रुह्यु। तो ये आपको नाम पंचजन आपने याद किए हैं, ये 5 आर्य थे। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो 5 अनार्य कबीले मिलेंगे वो हैं अलिन, पख्त, भलानस, विषाणिन और यहाँ पे शिव। अब आप देखेंगे कि नाम तो बहुत ही अजीब है ना। अब मेन बात याद करना है कि नहीं करना है, तो पंचजन तो आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया था। तो यहाँ पे पुरु, यदु, अनु ये एक साथ करिएगा, तुर्वश और द्रुह्यु ये एक साथ करिएगा। ठीक है, 2 भागों में बांट के। सेम ऐसे ही यहाँ पे हो गया अलिन, पख्त, भलानस, मतलब यहाँ भला से रिलेटेड है, पख्त आप पथ से रिलेटेड मान सकते हैं, अलिन को आप मलिन से रिलेट कर सकते हैं, विषानिन को आप कर सकते हैं विष से रिलेटेड, है ना, कि विष, और हो गया आपका लास्ट शिव, तो शिव जी से रिलेटेड। तो ऐसे आप 1-2 बार किसी चीज से रिलेट करके पढ़ लीजिएगा। जितना आप 1-2 बार पढ़ लेंगे ना तो ये फिर आपको इजी दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जैसे आपको मिलेगा कि यहाँ दास दस्यु जो थे आर्यों के शत्रु थे, है ना। आप और ये जो पुरु है, पुरु जो कबीला है वो आपका त्रास दस्यु हो गया। लेकिन जब ये युद्ध हार जाएंगे ये वाले, और ये आपका जो भरत कबीला है, तो ये जो है मिलकर पुरु के साथ क्या बनाएगा यहाँ पे? तो भरत कबीले की जीत होती है और एक बड़ा क्षेत्र जो है ये कब्जे में कर लेते हैं, और इसी कारण शायद हमारे भारत का नाम भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। फिर यहाँ पे बाद में पुरु और ये जो आपके भरत हैं, जो मैंने बताया ना, जो हार जाते हैं, पुरु हार जाता है और ये जो भरत, इनके बीच मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है और नए वंश की स्थापना होती है जिसको हम बोलते हैं कुरु वंश की स्थापना होती है। और आप देखते हैं हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें कुरु वंश के बारे में बताया जाता है। तो कुरु वंश किससे आया? देखिए यहाँ पे जो भरत कबीला है वो है आर्य का, और वो क्या है, मतलब पुरु जो है वो अपोजिट वाला है, लेकिन जो आपके भरत कबीले वाले हैं वो मैत्री संबंध स्थापित कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे नए वंश का, कुरु वंश का जन्म होता है। तो ऐसे ही उस टाइम पे होता था कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे आपके अलग अलग जगह पे कबीले हैं, अब ये कबीले एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 2 जो है, ये यहाँ पे हो गया भरत और यहाँ पे हो गया पुरु, तो इन दोनों ने सोचा कि हटाओ यार, लड़ाई क्यों करनी है, आपस में मैत्री संबंध स्थापित करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो ये आपके इकट्ठा हो जाएंगे और इनका नाम हो जाएगा कुरु वंश। ठीक है, तो ये हो गया किससे रिलेटेड, ये हो गया आपके जो युद्ध हुआ है दशराग युद्ध से रिलेटेड, इसका वर्णन आपको ऋग्वेद में मिलेगा, परुष्णी नदी के किनारे। ठीक है, और ये आपको कहाँ पे मिलता है, तो ये आपको मिलता है 7वें मंडल में। ठीक है, ये भी याद रखना है। फिर यहाँ पे हो गया आपका दास और दस्यु, ये आपकी बेसिक चीजें थी। पंचजन का याद रखना है, पंचजन में कौन कौन से कबीले थे, 5 आर्य कबीले कौन कौन से थे, 5 अनार्य कबीले में एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे अलिन हो गया, पख्त हो गया, भलानस हो गया, विषानिन हो गया और शिव हो गया। ठीक है, फिर भरत कबीले की जीत होती है। पॉलिटिकल, अगर हम इस व्यवस्था की बात करें, पॉलिटिकल व्यवस्था में आप देखेंगे कि सबसे छोटा जो है वो है आपका कुल से बड़ा है ग्राम से बड़ा है विश्व से बड़ा है जन, और जन से बड़ा है राष्ट्र। और ये आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लूसेंट में भी आपको ये फैक्ट मिल जाता है ना, कि सबसे छोटी इकाई जो है, मतलब पूरे कबीले में सबसे छोटी इकाई एक आपका परिवार, कुल का जो आपका हेड है वो हो गया आपका कुलप। फिर कुलप जो मान लीजिए 3-4 कुलप मिलके फिर क्या बना रहे हैं, फिर बना रहे हैं ग्राम का आपका हेड हो गया ग्रामिणी या ग्रामिणी। विश्व का जो आपका हेड है वो हो गया विश्वपति। ठीक है, जन का हो गया आपका राजन। ठीक है, और राजन आपका जैसे जो राजा होता था उसको हम राजन कह रहे हैं, और वो राष्ट्र जो है
उसकी देखभाल कर रहा है। यहाँ पे जो आपका राष्ट्र है उसका ये मतलब नहीं होता था कि बहुत बड़े इलाके की हम बात कर रहे हैं, छोटे छोटे कबीले हैं उसमें हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जन है, ये बाद में क्या होता है, जनपद। जैसे ही हमारे लिए लैंड जो आपका क्षेत्र है, एरिया है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जब हम कृषि करने लग जाएंगे तो हम जन की जगह फिर क्या बोलने लगते हैं, जनपद। मतलब जैसे ही हम एरिया कैप्चर करने लग जाते हैं, फिर वहीं से जनपद से आपका आएगा महाजनपद। तो ये भी आपको कनेक्ट करना है कि पॉलिटिकल जो सिस्टम था, राजनीतिक व्यवस्था थी, वो थी कुल, सबसे छोटी इकाई उसका हेड कुलब, जैसे आपका छोटा परिवार मान लीजिए, फिर उससे बड़ा ग्राम, आज के टाइम का ग्राम इमेजिन नहीं करना है, परिवार से थोड़ा बड़ा हो गया ग्राम जिसका हेड हो गया ग्रामिनी, फिर उससे बड़ा हो गया विश्व, विश्व से आपका हेड हो गया विश्वपति, फिर हो गया आपका जन, जन का हेड हो गया राजन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर समाज कबीले के रूप में संगठित था जिसे जन कहा जाता था, पूरा का पूरा जो कबीला था वो था जन। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये आपका सिस्टम रहा होगा, है ना। जन 275 बार आया है इसका शब्द का प्रयोग। तो जन हो गया मतलब पूरा का पूरा जो कबीला था, उसके लिए हम जन वर्ड यूज कर रहे हैं। फिर कबीले या जन का जो प्रशासन है उसका मुखिया करता था, जो कहलाता था राजन। तो जन, राजन उसका हेड हो गया। फिर राजा का पद जो है अनुवांशिक था, राजा को जनस्य गोपा या पुरीएता भी कहते थे। जनस्य गोपा अपने जन की रक्षा करने वाला जनस्य गोपा, या फिर पुरीएता। अब पुरोहिता वर्ड ऐसा है कि आप चाहें तो बहुत अपने आप को पुरोहित टाइप का मानता था, ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पुरोहिता हो गया, जनस्य गोपा, ये कौन है, राजन है, अपने आप को राजन जो है वो ये कहता था, कहा जाता था, अनुवांशिक होता था पद, ये भी याद रखिएगा। फिर कबीले के लोग जो है स्वेच्छा से कर देते थे। अगर हम टैक्स की बात करें तो आज के टाइम पे जैसे टैक्स कंपलसरी है ना, एक लिमिट से ज्यादा अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, इनकम टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स, आप कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें टैक्स लगता है, तो हमें टैक्स देना ही पड़ता है, हम चाहे चाहे ना चाहे, मन नहीं है तो भी देना पड़ेगा। लेकिन ऋग्वेद के टाइम पे जो हम बलि देते थे, बलि होता था टैक्स का नाम, जैसे आज के टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ना, जीएसटी हम नाम बोलते हैं। तो आज का जो जीएसटी है, ऋग्वेद के टाइम पे उसको क्या कहते थे, ऋग्वेद के टाइम पे उसको बलि बोलते थे। और जो ये बलि थी वो कंपलसरी नहीं थी, मतलब आज जैसे हमसे जीएसटी जबरदस्ती लिया जाता है, बलि उस टाइम पे जबरदस्ती नहीं था, लोग अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरी आकर कुछ दे जाते थे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई सब्जी बहुत ज्यादा हो रही है तो सब्जी देकर चले गए, किसी के यहाँ पशु है तो पशु ने मतलब बहुत अच्छी कोई चीज बनाई है ना, मिठाई वाली चीज कोई बनाई है जैसे दूध वगैरह से, तो वो देकर चले गए। तो ऐसी जो चीजें होती थी वो क्या करते थे, स्वेच्छा से लोग देते थे। ठीक है, याद रखिएगा, जो कर था, टैक्स था, उसको बोलते थे उस टाइम पे बलि। जैसे आज के टाइम पे है आपका जीएसटी, तो ये जीएसटी जो है ये बराबर आप कर सकते हैं किसके, आज बलि से। ठीक है, जो ऋग्वेद में हम उसको बलि बोलते थे। लेकिन जीएसटी आपका कंपलसरी है, बलि आपका कंपलसरी नहीं था। ठीक है, वो कैसा था, आपकी अपनी स्वेच्छा अनुसार, आपके यहाँ कुछ आप मीठा बना रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो आप अपने राजन को जाके दे सकते हैं। ठीक है, society was organized in the form of clans which were called jana. The word jan is mentioned 275 times in the Rig Veda. The administration of the clan or people was done by the head of the clan who was called rajan. फिर the post of king was hereditary. The king was called janasya gopa or pureta. ये आप याद रखेंगे। फिर द पीपल ऑफ द क्लैन यूज टू पे वॉलंटरी टैक्स, याद रखेगा ये वॉलंटरी होता था, विच वॉज कॉल्ड बलि। ठीक है, बलि कहते थे। तो आपका ये अगर बलि वर्ड आता है कि बलि शब्द किससे रिलेटेड है, तो टैक्स से रिलेटेड है। ये कंपलसरी होता था क्या, नहीं, ये आपका स्वेच्छानुसार होता था, मन है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। हमने अभी एक शब्द पढ़ा धन्व, धन्व किसके लिए यूज हो रहा है, मरुस्थल के लिए, याद रखिएगा, धान के लिए नहीं यूज हो रहा है, मरुस्थल के लिए यूज हो रहा है। फिर 10वें मंडल में राजा से राष्ट्र की रक्षा करने को कहा गया है और यहीं से आपका राष्ट्र वर्ड मिलता है। ठीक है, इन द 10th मंडल ऋग्वेदा द किंग हैज बीन आस्क्ड टू प्रोटेक्ट द नेशन। फिर राजा की सहायता हेतु पुरोहित है, सेनानी है और ग्रामिणी, ये आपके 3 प्रमुख अधिकारी मिलेंगे। याद रखिएगा, सेनानी सेना का हो गया, पुरोहित आपका है ना सलाह देने के लिए पुरोहित हो गया, उसके अलावा हो गया ग्रामिणी, 3 आपके हेड हैं, मेन अधिकारी, याद रखिएगा। फिर पद जो है पुरोहित का, ये जो आपका पुरोहित का पद है ये भी प्रायः वंशानुगत होता था, हेरिडेटरी होता था। लड़ाकू दलों के प्रधान जो है ग्रामिणी कहलाते थे, मतलब ये सेनानी के अलावा जो अब ग्रामिणी है ये भी लड़ाकू दलों से ही संबंधित है, ये भी याद रखना है।
फिर आपका हो गया सूत, रथकार, कम्मादी, ये आपके पदाधिकारी रत्नी कहलाते थे। और ये लाइन आपको लूसेंट में भी मिल जाएगी, है ना, सूत, रथकार और कम्मादी, ये आपके जो अधिकारी थे वो रत्नी कहलाते थे। उसके अलावा इनकी संख्या राजा सहित 12 होती थी। और ऐसे जो फैक्ट हैं छोटे छोटे याद रखिएगा, सूत, कम्मादी, रथकार, इनकी संख्या राजा सहित 12 होती थी, ठीक है। द ऑफिशियल नेम सूत, रथकार, कम्मादी वर कॉल्ड रत्नी, देयर नंबर वाज 12 इंक्लूडिंग द किंग, राजा को मिलाकर 12 होती थी, याद रखिएगा। पोस्ट ऑफ प्रीस्ट जो थी वो हेरिडिटरी थी। जो हेड्स ऑफ द फाइटिंग ग्रुप वर कॉल्ड ग्रामिनी, तो सेनानी, ग्रामिनी, पुरोहित, पुरोहित हेरिडिटरी उसका पद जो था राजा के लिए हमने देखा। उसके अलावा सूत, रथकार, कम्मादी, ये क्या कहलाते थे, रत्नी, रत्न होता था इनके पास। सूत, रथकार, कम्मादी, ये रत्नी होते थे, राजा को मिलाकर इनकी संख्या 12 होती थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे जो वर्ड मिलेंगे, पूरब जो था वो दुर्गपति के लिए यूज होता था, ठीक है, पूरब जो था वो दुर्गपति। स्पर्श, बिना स्पर्श किए जनता को जानना, जनता की गतिविधियों के बारे में जानना, कौन होगा, गुप्तचर, स्पाई, स्पाई को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्श, बिना स्पर्श किए हुए। तो स्पर्श का आप क्या बना सकते हैं, स्पर्श, स्पर्श नहीं करता है हमारा गुप्तचर। वाजपति जो है गोचर भूमि का अधिकारी। ऋग्वेद के टाइम पे जो हमारे पशु हैं, पशुपालन ज्यादा होता था कृषि से, तो पशुपालन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपकी गोचर भूमि जो यहाँ पे गोचर लैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मतलब आपका पेस्टोरल लैंड, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमने एक अधिकारी बना रखा है, ठीक है, पास्चर लैंड के लिए। तो ये कौन सा था, वाजपति कहलाता था, ठीक है। फिर कुलप, कुलप जो था परिवार का मुखिया, कुल का अधिकारी कुलप, कुलप हो गया परिवार का मुखिया। आप पापा जी को इमेजिन कर सकते हैं। विष शब्द का उपयोग 170 बार आया है। विष हमने देखा, विष का हेड हो गया विषपति, जन से आपके बाद में आएगा विष। फिर इसका शासक विषपति होता था, ग्राम का शासक ग्रामणी देखता था, कुल का मुखिया कुलप होता था। कुलप सबसे छोटी इकाई होती थी। तो ये आपको सारी चीजें लूसेंट में भी मिल जाएंगी, हिस्ट्री वाले पोर्शन में, है ना, जब आप पढ़ते हैं। और जो चीजें नहीं मिलती हैं वो मैंने आपको बता ही दी है। कोई भी डाउट है तो आप 6261759209 इस नंबर पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, कुछ भी करके, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, है ना। आपके पास कमेंट का भी ऑप्शन रहता है। सारे के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, तो याद रखिएगा ब्राह्मी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।